India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी फैसले रद्द किए। एआई के फर्जी उदाहरणों पर सख्त टिप्पणी की। बिना सत्यापन एआई मिसाल देना पेशेवर कदाचार बताया। एआई पर नीति बनाने के लिए बार काउंसिल को समिति गठित करने का निर्देश। हिरासत में मौत मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को मुआवजा देने का आदेश। अदालत ने राज्य की विशेष देखभाल की जिम्मेदारी दोहराई। मृतक के पिता को 18,44,000 रुपए मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थना अनिवार्य नहीं की जा सकती। जबरन प्रार्थना कराई गई तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। मोनालिसा भोसले के पति फरमान को राहत नहीं। केरल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने से इनकार किया। अदालत ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने की बात कही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की दिवाला प्रक्रिया से जुड़े मामले में एनसीएलटी और एनसीएएलटी के फैसलों को रद्द कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने पाया कि एनसीएलटी ने अपने निर्णय में एआई द्वारा तैयार की गई फर्जी और अस्तित्वहीन न्यायिक मिसाइलों हेलुसिनेटेड सेशंस का सहारा लिया था। अदालत ने कहा कि बिना सत्यापन के एआई जनित फैसलों का हवाला देना अधिवक्ता का पेशेवर कदाचार है और यदि न्यायाधीश भी ऐसी सामग्री पर भरोसा करता है तो यह गंभीर न्यायिक चूक है। पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्णय प्रक्रिया में फर्जी सामग्री का एक अंश भी शामिल होने पर फैसला कानून की नजर में टिक नहीं सकता और उसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई न्यायिक कार्य में केवल सहायक उपकरण हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम और पूर्ण नियंत्रण हर स्तर पर मनुष्य के पास ही रहना चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि एआई का अनियंत्रित उपयोग कानूनी पेशे और न्यायिक प्रक्रिया को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। फर्जी एआई जनित सामग्री की तुलना अदालत ने कानून और न्याय के क्षेत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से करते हुए इसे अदृश्य, घातक और विनाशकारी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे पर समिति गठित करने का निर्देश दिया और मामले को वास्तविक तथ्यों के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। और मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रेरणा सिंह। प्रेरणा, क्या जानकारी है आपके पास? हेलो मैम, थैंक यू। आज सुप्रीम कोर्ट ने एआई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जो इंडिया के लीगल सिस्टम का फ्यूचर शेप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएलसीटी और एनएलसी क्लैट दोनों के जजमेंट को सेट असाइड करा क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन में एआई जनरेटेड या फेक हेलुसिनेटेड केस साइटेशन रिले किया था। कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर किसी जजमेंट की फाउंडेशन फैब्रिकेटेड या लीगल ऑथराइज पर तो ऐसा जजमेंट लॉ में सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने पूरा मैटर फ्रेश ऑडिकेशन के लिए दोबारा एनएलसी को दोबारा भेजा, जहां केस को दोबारा सिर्फ ऑथेंटिक फैक्ट्स ही नहीं, एविडेंस और लीगल प्रिसाइड भी बेसिक डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एआई जनरेटेड या फेक साइटेशन को यूज अगेंस्ट करना जीरो टॉलरेंसेस पॉलिसी के अडॉप्टेड है। कोर्ट ने ये भी कहा कि क्लैरिफाई किया जाता है कि आर्टिफिशियल एजेंसी के जजेस या लॉयर को एक यूजफुल टूल हो सकता है, लेकिन यहाँ कभी ह्यूमन जजमेंट या रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और साथ साथ हर जुडिशियल डिसीजन पर ह्यूमन कंट्रोल और सुपरवाइजन होना जरूरी है।
कोर्ट ने ये भी बोला कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या एआई रिस्पॉन्सिबल यूज प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम और डायरेक्शन दिया जा सकता है। इस जजमेंट का क्लियर मैसेज ये है कि एआई जस्टिस को असाइड कर सकता है, लेकिन इंसान या फाइनल डिसीजन को हमेशा चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद प्रेरणा जानकारी देने के लिए आपका। दिल्ली हाईकोर्ट ने करावल नगर थाने की पुलिस हिरासत में 19 वर्षीय युवक दीपक की अस्वाभाविक मौत के मामले में उसके पिता श्याम सुंदर को 18.44 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिल्ली सरकार को दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली अस्वाभाविक मौत, चाहे वह आत्महत्या ही क्यों न हो, राज्य की जिम्मेदारी से अलग नहीं मानी जा सकती। अदालत ने कहा कि हिरासत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु होती है तो यह केवल निजी घटना नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की चूक को दर्शाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य केवल वैधानिक योजनाओं का हवाला देकर या प्रत्यक्ष दोष सिद्ध न होने का तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हिरासत में अस्वाभाविक मृत्यु का तथ्य अपने आप में सार्वजनिक कानून के तहत राज्य की जवाबदेही तय करता है और अदालत को मुआवजे के रूप में राहत देने के लिए बाध्य करता है। अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत में मौत केवल किसी एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन की बुनियादी से जुड़ा एक गंभीर संस्थागत मुद्दा है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनकर उसे राज्य की हिरासत में रखा जाता है, तब उसकी सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी राज्य और उसके अधिकारियों की होती है। हिंसा, लापरवाही, संदिग्ध परिस्थितियों या आत्महत्या के कारण हुई हिरासत में किसी भी मौत की न्यायिक जांच आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता दोनों से जुड़ा प्रश्न है। मामला श्याम सुंदर द्वारा दायर याचिका से संबंधित था। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दीपक की जनवरी 2018 में पुलिस हिरासत में हुई मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी। याचिका के अनुसार दीपक को 15 जनवरी 2018 को एक एफआईआर के सिलसिले में हिरासत में लेकर करावल नगर थाने में रखा गया था। श्याम सुंदर ने आरोप लगाया कि जब वे अपने बेटे से मिलने थाने पहुंचे तो उन्हें कुछ ही घंटों तक हिरासत में रखा गया और उसी दिन छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनकी और उनके बेटे के साथ मारपीट की तथा दीपक को छोड़ने के बदले पैसे की मांग की। अगले दिन दीपक को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्याम सुंदर के अनुसार उन्हें फोन पर बताया गया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाने से दम घुटना बताया गया। हाईकोर्ट में श्याम सुंदर की ओर से कहा गया कि क्योंकि उनके बेटे की पुलिस हिरासत में अस्वाभाविक मौत हुई, इसलिए राज्य उस क्षति के लिए मुआवजा देने का कानूनी रूप से उत्तरदायी है। दिल्ली सरकार ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत में हर मौत के मामले में स्वतः मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हिरासत में हुई अस्वाभाविक मौत सार्वजनिक कानून के तहत राज्य की जिम्मेदारी तय करती है और जीवन तथा स्वतंत्रता का संरक्षक होने के नाते राज्य मृतक के परिजनों का अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का बाध्य है। मुआवजे की राशि तय करते समय अदालत ने मल्टीप्लायर पद्धति अपनाई। दीपक की मासिक आय 12,000 रुपए मानी गई। उसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की वृद्धि जोड़ी गई और 18 का मल्टीप्लायर लागू किया गया। अंतिम संस्कार और संपत्ति के नुकसान से संबंधित पारंपरिक मदों को जोड़ने के बाद कुल मुआवजा 18.44 लाख रुपए निर्धारित किया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि यह पूरी राशि 8 हफ्ते के भीतर श्याम सुंदर को अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार करेगा कि क्या किसी व्यक्ति के लगातार गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यर्शिक्षण या हैबियस कॉर्पस याचिका उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी सुनवाई योग्य हो सकती है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने हाजी अब्दुल रज्जाक की याचिका पर नोटिस जारी किया। रज्जाक का दावा है कि वह अगस्त 2021 से हिरासत में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लिखित आधारों से कभी उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि कानून के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर उनकी बंदी प्रत्यर्शिक्षण याचिका खारिज कर दी कि उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी।
वहीं राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही हिरासत को वैध ठहरा चुका है और जमानत याचिका खारिज होने के बाद बंदी प्रतीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहती। हालांकि जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि इस मामले में केवल जमानत खारिज होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि कानून के कुछ व्यापक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। याचिका के अनुसार हाजी अब्दुल रज्जाक को पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 बार निरोधात्मक आदेश जारी किए गए, जिन्हें बाद में राज्य सलाहकार बोर्ड की मंजूरी न मिलने पर निरस्त कर दिया गया। रज्जाक का आरोप है कि जब भी उसकी रिहाई की संभावना बनती, उसके खिलाफ नया मामला दर्ज कर या अन्य कानूनी कार्रवाई कर उसे लगातार हिरासत में रखा जाता है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके और उसके परिवार के खिलाफ बैंक खाते फ्रीज करने, खनन गतिविधियां रोकने और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाइयों के माध्यम से कार्यपालिका की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर सहित अन्य शिक्षकों के बीच चल रहे मानहानि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह देते हुए मामले को गुरुवार शाम 4 बजे मध्यस्थता के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जो नुकसान होना था वह हो चुका है और अब दोनों पक्ष केवल स्थिति को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। यदि किसी वरिष्ठ मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है तो दोनों पक्ष समझौते की संभावनाएं तलाशने के इच्छुक हैं। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषिकेश बरुआ ने अदालत से अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पूरी तरह मानहानिकारक है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि दोनों पक्ष आपसी समझौते का रास्ता क्यों नहीं अपनाते। जस्टिस गेडाला ने मौखिक रूप से कहा कि हो सकता है कि कुछ बातें कहना उचित ना रहा हो, किसी की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्रतिक्रिया आपकी कई बातों पर आई है, लेकिन उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि उन हिस्सों को हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। अंजना ओम कश्यप की ओर से यह भी कहा कि खान सर ने उनके बच्चों के स्कूल का नाम सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके वकील ने अदालत से कहा कि बच्चों से जुड़ी जानकारी तत्काल हटाई जानी चाहिए और शिक्षकों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर अदालत ने खान सर की ओर से पेश वकील से कहा, कृपया यह सुनिश्चित करें कि बच्चों से जुड़ी जानकारी हटा दी जाए। खान सर की ओर से अदालत को बताया गया कि पत्रकार के बच्चों से संबंधित जानकारी हटा दी जाए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई के लिए निर्धारित की है। तब तक अदालत मध्यस्थता की कार्यवाही के परिणाम का इंतजार करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी के फ्रीज किए गए बैंक खातों में उपलब्ध राशि का ब्यौरा मांगा। साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा खातों को फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान कहा, एफआईआर शाम 6 बजे दर्ज हुई और अगले दिन बैंक ने याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया कि उसके खाते से लेन देन पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने मन में यह सवाल उठा रहा है कि इतनी जल्दबाजी में यह पूरा कदम क्यों उठाया गया। अदालत टीएमसी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पार्टी के बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगाने को चुनौती दी गई है। यह खाते विधाननगर पुलिस ने निधियों के कथित दुरुपयोग और धन के कथित गबन की शिकायत के आधार पर फ्रीज किए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सुझाव भी दिया कि अगर न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारियों की निगरानी में खातों का संचालन कराया जाए तो खातों को अस्थायी रूप से फिर से संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि विशेष अधिकारी जो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश भी हो सकते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि खातों का उपयोग केवल दैनिक खर्चों के लिए हो, न कि किसी बड़े वित्तीय लेन देन के लिए। साथ ही पुलिस शिकायत की जांच जारी रख सकती है। हालांकि अदालत ने इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।
शिकायतकर्ता और टीएमसी के बागी विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने भी इस अनुरोध का समर्थन किया। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता और एएम सिंघवी ने इस दलील का बड़ा विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक प्रकृति की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि खातों को फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी चिंता का विषय है। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि शिकायत 18 जून 2026 को दर्ज की गई थी और उसका अधिकांश हिस्सा सामान्य आरोपों पर आधारित था। शिकायत में किसी विशेष घटना, संगठन या व्यक्ति को आरोपी के रूप में स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया गया था। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने टीएमसी के बैंक खातों को डी फ्रीज करने का आदेश नहीं दिया। अदालत ने केवल यह निर्देश दिया कि फ्रीज खातों में उपलब्ध कुल राशि की रिपोर्ट 7 जुलाई तक प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों में किसी भी छात्र को हिंदू प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें राज्य सरकार के 12 जून के उस परिपत्र को चुनौती दी गई थी जिसके तहत सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और अन्य हिंदू प्रार्थनाओं का पाठ अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दिए गए इस बयान को रिकॉर्ड पढ़ लिया कि जून की शुरुआत में परिपत्र जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। राज्य सरकार के इस बयान के मद्देनजर हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी कि यदि भविष्य में किसी भी बच्चे को इन प्रार्थनाओं के पाठ में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता है तो वो दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि उसके संज्ञान में ऐसा कोई मामला लाया जाता जिसमें किसी छात्र को जबरन प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया गया हो तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। यह याचिका छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शफीक अहमद ने दायर की थी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के परिपत्र में सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र का पाठ कराने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ने, मध्याह्न भोजन से पहले भोजन मंत्र तथा विद्यालय की छुट्टी से पहले गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ भी अनिवार्य किया गया था। याचिका में कहा गया कि यह परिपत्र संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और शांति मंत्र को अनिवार्य रूप से शामिल करना सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने और एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के समान है, इसलिए यह आदेश असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया कि परिपत्र में उन छात्रों के लिए कोई छूट या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है जो धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते। इससे उनकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी प्रभावित होती है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि यह परिपत्र राज्य के धार्मिक तटस्थता बनाए रखने के दायित्व के विपरीत है, क्योंकि इसमें केवल एक धर्म से जुड़े मंत्रों और प्रार्थनाओं को शामिल किया गया है, जबकि अन्य धर्मों की प्रार्थनाओं को स्थान नहीं दिया गया। इससे धर्म के आधार पर अनुचित प्राथमिकता और वर्गीकरण उत्पन्न होता है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकारी धन से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी एक धर्म की धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देना और उन्हें संस्थागत रूप देना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना तथा संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन है। केरल हाईकोर्ट ने कुंभ मेला से चर्चित हुए मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान खान को पहले दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बढ़ाने से इनकार कर दिया। फरमान खान के खिलाफ मध्य प्रदेश में इस आरोप में मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने मोनालिसा का अपहरण किया और दोनों का विवाह वैध नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ने फरमान खान को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए 1 महीने तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था, ताकि वह मध्य प्रदेश की सक्षम अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सके। हालांकि मध्य प्रदेश की विशेष पॉस्को अदालत ने 1 जुलाई को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद फरमान खान ने केरल हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील दायर कर सके। जस्टिस कौसर एडपगत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी
कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र केरल हाईकोर्ट के पास नहीं है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रिया इंदोरिया वी स्टेट ऑफ कर्नाटका फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सामान्यतः अग्रिम जमानत की याचिका उसी अदालत में दायर की जानी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुई है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही किसी अन्य अदालत का रुख किया जा सकता है। मोनालिसा भोसले वर्ष 2025 के कुंभ मेले के दौरान माला बेचते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आई थी। उन्होंने 11 मार्च 2026 को केरल में मोहम्मद फरमान खान से विवाह किया था। दोनों का अंतर धार्मिक विवाह उस समय विवादों में आ गया जब आरोप लगाया गया कि विवाह के समय मोनालिसा की उम्र केवल 16 वर्ष की थी और वे विवाह की वैधानिक आयु पूरी नहीं कर पाई थी। इसके बाद विवाह की वैधता और बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के प्रावधान लागू होने को लेकर भी सवाल उठे। मोनालिसा के पिता द्वारा अपहरण की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद फरमान खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दोनों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया और अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि मोनालिसा के नाबालिग होने के आरोप पूरी तरह गलत है। 3 जून को हाईकोर्ट ने फरमान खान को 1 महीने की ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की थी। एक अलग मामले में 19 जून को हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को मोनालिसा की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। मोनालिसा ने आरोप लगाया था कि अंतर धार्मिक विवाह के कारण उन्हें और उनके पति को लगातार धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले अभियान और डराने धमकाने की घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार को अदालत ने फरमान खान की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को 1 महीने और बढ़ाने की मांग की गई थी। फरमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के गोपाल कृष्ण कुरूप ने दलील दी कि मध्य प्रदेश पुलिस उनके मुवक्किल के पीछे पड़ी हुई है और पूरे राज्य का तंत्र उनके खिलाफ सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दंपत्ति ने मोनालिसा की उम्र में संबंधित सरकारी अभिलेखों में कथित बदलाव को चुनौती देते हुए अलग याचिका भी दायर की है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि मुस्लिम विवाह कानून के तहत तलाक के लिए क्या शर्तें हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मुस्लिम लॉ में सिर्फ तलाक कह देने से डिवोर्स हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस है जो जस्टिस, रिकंसिलिएशन और ड्यू प्रोसेस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड मोड्स हैं, जैसे तलाक-ए-एहसन, तलाक-ए-हसन, खुला, मुबारत और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के तहत कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन। इन प्रोसीजर का पर्पस फेयरनेस इंश्योर करना, रिकंसिलिएशन का मौका देना और दोनों स्पाउसेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। हाल ही में बेनजीर हिना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक-ए-एहसन को डिस्प्यूट में एलिज्ड तलाक को इंटरिम बेसिस पर स्टे किया और पार्टीज को मेडिटेशन के लिए रेफर किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस का रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के सवाल हो तब जुडिशियल स्क्रूटनी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तलाक-ए-हसन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का इशू अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.